हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो ज्योग्राफी का पहले वाला पोर्शन था वो छूटा हुआ था, उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सामान्यतः जो मेरे नोट्स है उससे आगे बढ़ेंगे। आप पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैंने जहाँ छोड़ा था उससे आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप की संरचना और इसकी उत्पत्ति पूर्व में हिमालय के विस्तार से जोड़कर देखी जाती है, परंतु वर्तमान समय में भारतीय तथा बर्मा प्लेट के मध्य वाले ज्वालामुखी प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही संपूर्ण द्वीपीय क्षेत्र में उच्चाऊची भिन्नता देखने को मिलती है और यही कारण है कि यहाँ कुछ चोटियां विकसित हो गई थी। ऐसी चोटियों में दो चोटियां प्रमुख है। कौन कौन सी? माउंट हैरियट और सेडल पीक। भारत में द्वीपों का महत्व क्या है? द्वीपों की उपस्थिति से भारत के आर्थिक अनन्य क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार हो जाता है ना। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है ना, ये वाले क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। द्वीपों की उपस्थिति सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार दोनों की उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग के निकट देखी जाती है। ऐसी स्थिति में व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा और निगरानी दोनों का अधिकार भारत के पास प्राप्त है। हिंद महासागर क्षेत्र में भविष्य के समुद्री मार्ग की चर्चा की जाए तो ये करा जलडमरू मध्य के पास से प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में अंडमान निकोबार का आर्थिक महत्व और भी बढ़ेगा। द्वीपों की उपस्थिति सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और भारत के दोनों द्वीप समूह इसके लिए एक सकारात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं। द्वीपीय क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए भी जाने जाते हैं। जीवित प्रकार के प्रवाल इन दोनों द्वीपों में मौजूद है, जिससे पर्यटन का भी विकास होता है। मानव शास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से अंडमान क्षेत्र का वैश्विक महत्व है, क्योंकि यहाँ मानव की आदिम प्रजातियां पाई जाती है और यहाँ पाई जाने वाली जनजातियों में सेंटिनली, जारवा और सोम्पेन आदि आती है। अब हम देखेंगे कैलेंडर को 3 भागों में बांटा जाता है: सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर और लूनी सोलर कैलेंडर। सोलर के अंतर्गत आता है ग्रिगोरियन, है ना, जो जूलियस सीजर है, और लूनर के अंतर्गत आता है हिजरी, है ना, ये मुस्लिमों में देखा जाता है हिजरी, और लूनी सोलर आता है 354-55 दिन के साथ एडजस्टमेंट विद द सोलर कैलेंडर विद एवरी 3 इयर्स। इसके अंतर्गत आता है सालिवान, शक, विक्रमी, है ना, जापानी, हिब्रू आदि। ठीक है, अब हम जानेंगे नदी का अपवाह, है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है। सामान्य अर्थों में अपवाह को नदी के रूप में जाना जाता है। एक नदी अपने जिस संपूर्ण क्षेत्र से जल ग्रहण कर रही होती है वो उसका बेसिन या अपवाह क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्य नदी के साथ साथ कई सहायक नदियां, उप सहायक नदियां, धाराएं आदि मौजूद होती है और संयुक्त रूप से वो एक अपवाह तंत्र का विकास करती है। अपवाह क्षेत्र छोटे तथा बड़े दोनों आकार के होते हैं और एक वृहद अपवाह तंत्र के सहारे कई स्वतंत्र लघु अपवाह तंत्रों का विकास हो जाता है ना, बहुत सारे अपवाह तंत्रों का विकास हो जाता है। अब हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। किसका? गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां है ना। ये 1 2 3 जो मैं बताऊंगा आगे, इस डायग्राम को आप देखेंगे और जो मैं बताऊंगा उसकी सहायक नदियां है ना। जैसे पहली है जो डायग्राम में आप देखेंगे ऊपर, तो वहां पे यमुना, गंगा तो नदी है ना, शारदा, है ना, शारदा की सहायक नदी काली, घाघरा, गंडक, कोसी, शांको, तीस्ता, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, हुगली, पद्मा, भागीरथी, अजय, सोन, केन, बेतवा, चंबल, काली सिंध, बनास, खेरी, ये सभी नदियां हैं। जल विभाजक क्या होता है? किसी भी अपवाह क्षेत्र का विभाजन जल विभाजकों द्वारा ही होता है। पारंपरिक परिभाषा के अनुसार एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जहां से नदियों का उद्गम हो रहा होता है जल विभाजक कहलाता है, परंतु वर्तमान में इसकी एक नवीन संकल्पना को स्वीकार किया गया जिसके अंतर्गत किसी भी भूभाग का एक ऐसा उत्थित क्षेत्र, अपलिफ्ट एरिया, जहां से वर्षा का जल 2 भागों में विभक्त होता है
होता हो जल विभाजक कहलाता है। आकार के दृष्टिकोण से जल विभाजक दो भागों में बांटे जाते हैं, बृहद जल विभाजक और लघु जल विभाजक, है ना। ये दोनों के डायग्राम। भारत में बृहद जल विभाजक जहां से नदियों का उद्गम होता है प्रमुख रूप से 8 है ना। ये इस क्षेत्र में बताए हुए हैं 8 है। कौन कौन से? हिमालय, पूर्वांचल, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अन्य। इन 8 विभाजकों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि संख्या 1 तथा संख्या 2 की अवस्थिति तथा विशेषता एक जैसी, वही संख्या 3 से लेकर 8 तक की विशेषता एक जैसी पाई जाती है। यही कारण है कि विशेषताओं के आधार पर भारत की नदियों को दो प्रमुख अपवाह तंत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, ठीक है। तो कुछ नदियां जैसे सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है कुछ, जैसे श्योक नदी, स्कार्दू नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, सूर्य नदी। ये सारी जो नदियां दिखाई गई है ये इंडस नदी में मिल जाती है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, लूनी, माही, नर्मदा, तापी, है ना, कुमरेजू, जवेरी, ये गोवा की नदियां हैं। पेम्बियार, है ना, पेरियार, पेम्बियार, पुन्नई, ये केरल की नदियां हैं, है ना। तो इन सबको अब हम हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के मध्य की तुलना करेंगे। मतलब हिमालय अपवाह की क्या विशेषताएं होती है और प्रायद्वीपीय अपवाह की क्या विशेषताएं होती है, दोनों में अंतर देखते हुए चलेंगे। हिमालय क्षेत्र में बड़ी नदी संख्या, है ना, बड़ी नदियों की संख्या काफी अधिक है। बावजूद इसके सिर्फ 2 धाराएं संपूर्ण उपमहाद्वीप में सागर से मिलती है। किस किस की? मेघना की धारा और सिंधु की धारा, है ना। ये इसका प्रमुख। अब इधर देखते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बड़ी नदियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है तथा छोटी नदियों की संख्या अधिक है, और इन क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में नदियां स्वतंत्र रूप से सागर में मिल रही होती है ना। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन कौन? स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, पेन्नार, वेल्लाई, वेल्लार, वेगई। जबकि पश्चिमी तट पर कुमरेजू, जुएरुजू, पेरियार, पेम्बियार, पुन्नई नदियां जाती है। हिमालय की नदियां सदावाहिनी होती है, ये आपको याद रखना है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी चरित्र की होती है। हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का विकास करती है ना। और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां समानांतर अपवाह तंत्र का विकास करती है। ठीक है, समानांतर अपवाह तंत्र का विकास करती है। अपर्दन के दृष्टिकोण से हिमालयी नदियां 3 अवस्था में होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये नदी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की होती है, ये नदियां अंतिम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजर रही होती है। हिमालय की नदियां युवावस्था तथा प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था से गुजर रही है ना। ये मैं पहले बता चुका। अब प्रायद्वीपीय पर्वत में देखते हैं, प्रायद्वीपीय मैदान में देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की। यहाँ पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण प्राप्त नहीं होते, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र की नदियों में कई नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी गार्ज की उपस्थिति, तो मतलब एक सेकंड इधर का देख लेते, है ना। पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी है? सिंधु, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा आगे देखेंगे और उसके बाद ऊपर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता दूं, नीचे और नीचे आते, थोड़ा नीचे आते, है ना। हिमालय क्षेत्र में पूर्ववर्ती नदियों के कारण संकरी और घेरी घाटियों का निर्माण होता है, जिसे गार्ज कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज सिंधु गार्ज है ना, 5.3 किलोमीटर का, है ना, 5.3 किलोमीटर का। अब मैं इसको ऊपर ले जाकर आपको बताता हूँ। सेकंड सबसे ब्रह्मपुत्र का गार्ज है 4.1 किलोमीटर, नामचा बारवा के पास है। अब मैं ऊपर आता हूँ, वो चीज मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी गार्ज की उपस्थिति तो है, परंतु उनकी गहराई अधिक नहीं है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गार्ज का निर्माण जलप्रपात के द्वारा होने वाले अपर्दन से होता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां कठोर भूखंडों में प्रवाहित होने के कारण विसर्प नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती है? विसर्प नहीं बनाती है ना। जबकि हिमालय क्षेत्र की नदियां विसर्प करती है। ऐसी स्थिति में
कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तथा नदी मार्ग परिवर्तन भी होता है ना। तो इधर हिमालय क्षेत्र में नदी मार्ग परिवर्तन भी हो जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां ज्वार नदमुख और छोटे डेल्टाओं का निर्माण कर रही होती है ना। हिमालय क्षेत्र की नदियां बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये हमने हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों का अंतर देखा विस्तृत स्तर पर, है ना। अब हम देखेंगे संसाधन क्या होता है। सामान्य अवधारणा के अंतर्गत ये स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वी पर पदार्थों का जन्म होता है तथा ये पदार्थ दोहन के अनुकूल हो जाते हैं, तो उनका परिवर्तन संसाधन में हो जाता है। पहले की अवधारणा के अनुसार मानवीय विकास में सहयोग करने वाले पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, परंतु समकालीन संकल्पना ये बताती है कि सम्मान पूर्वक नैसर्गिक जीवन जीने का अधिकार सभी जीव जगत को है। यही कारण है कि वर्तमान में स्वीकार किया गया है कि जीव जगत के विकास में सहयोग करने वाले पदार्थ ही संसाधन कहलाते हैं। वास्तव में प्रकृति के द्वारा मिले पदार्थ मानव के प्रयासों से ही संसाधन में तब्दील होते हैं। यही कारण है कि मानव को सबसे बड़े संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु इस संकल्पना को भी स्वीकार किया गया है कि मानव जन्म के समय एक पदार्थ होता है और उसे भी संसाधन में परिणत किया जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र का विकास मानव के संसाधन पर ही निर्भर करता है। यही कारण है कि मानव को संसाधन बनाए जाने के मार्ग में जो चुनौतियां मौजूद होती है उसे न्यून करने का प्रयास हमारी सरकारें करती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे का संसाधन तक पढ़ लिया हमने, इसके आगे की चीजों को हम संसाधन का नियोजन कैसे होता है ये अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।